देखो, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा था बच्चों, एस्टिमेशन एंड फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ डेटर हम लोगों ने कंप्लीट किया था। एस्टिमेशन फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर मैंने आपको अभी तक ये पढ़ाया था कि वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के मैंने आपको अलग अलग मेथड समझाए थे। तो वहां पता है मैंने आपको पहला मेथड जो समझाया था वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट करने का, वो था ऑपरेटिंग, मतलब अपन जब वर्किंग कैपिटल कोई बिजनेस को कितना चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल एस्टीमेट हम लोग जो पहला मेथड है उसको कहते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मेथड। और एक मेथड है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था बेटा ऑपरेटिंग साइकिल से। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था बेटा? ऑपरेटिंग साइकिल से, है ना। और ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने ना, अगर मैं ट्वेल्थ को आपको याद दिलाऊं, अपन जब ट्वेल्थ के अंदर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते थे, तो वहां पता है ऐसे ही था। करंट एसेट मतलब ऐसे एसेट जो 12 महीने के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल कवर कर लेते हैं। और ऑपरेटिंग साइकिल मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने स्टार्ट किया कैश से, मैंने कन्वर्ट किया रॉ मटेरियल पे, मैंने कन्वर्ट किया इसको डब्ल्यूआईपी पे, मैंने कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स पे, इसको कन्वर्ट किया डेटर्स पे, और ये वापस किस में कन्वर्ट हुआ। तो ये इस साइकिल का टोटल ड्यूरेशन कितना लग रहा है, वो ड्यूरेशन कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब इस साइकिल को कंप्लीट होने में जितना समय लग रहा है वो ड्यूरेशन कहलाता है ऑपरेटिंग साइकिल। अब आप जैसे समझो, मैंने मान लो मेरी जेब में कैश पड़ा है, उस कैश को मैंने कच्चे सामान में कन्वर्ट किया। अब मेरे को बताओ, जब मैंने उसको कच्चे सामान में कन्वर्ट किया, तो क्या आज जैसे आज के आज प्लास्टिक है, आज के आज फिनिश गुड्स बन गया, आज के आज बिक गया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। भाई कुछ दिन रॉ मटेरियल में स्टॉक पड़ा रहेगा, कुछ दिन वो किस में पड़ा रहेगा, कुछ दिन तो मेरा पैसा ब्लॉक है ना सब तरफ। लेकिन अब मेरे को बताओ, मेरे को इस दरमियान जब ये पैसा ब्लॉक है तब भी मेरे को धंधा करने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो मैं क्या बोलता हूं, मान लो इस टोटल साइकिल का मैंने ड्यूरेशन निकाला और वो ड्यूरेशन आया मान लो 25 दिन का। अब ये 25 दिन मेरा पैसा इन सब कंपोनेंट में ब्लॉक पड़ा हुआ है। और जब 25 दिन मेरा पैसा इन सब कंपोनेंट ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मेरे को जब वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट निकालनी है, तो मैं क्या बोलता हूं कि अगर आप मेरे को एक बात बताओ, मेरा साइकिल का ड्यूरेशन 25 दिन आया, तो 25 दिन मतलब मैं साल में कितनी साइकिल चलाऊंगा? मैं बोलूंगा 360/25। अगर इस साइकिल को कंप्लीट होने में 25 दिन लगते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर कितनी होगी बेटा? 360/25। और अब ये कितना आता है, देखो निकालो 360/25, 14 पॉइंट, मतलब मैं साल में 14.5 साइकिल रन करूंगा। और मैंने कहा मान लो मेरे पूरे साल के खर्चे 5 लाख रुपए के हैं, तो जब 5 लाख को किससे डिवाइड कर दूंगा मैं, तो एक साइकिल में को इतने पैसे की जरूरत है। समझे बात को? तो आप देखो, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के अंदर जब भी हम लोग वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करते हैं, तो पहला स्टेप क्या लिखा है था? सबसे पहले क्या निकालो? ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन। सेकंड स्टेप क्या बताया था मैंने आपको? नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर, कि साल में कितनी साइकिल चलेगी। थर्ड मैंने क्या बताया था? टोटल कैश ऑपरेटिंग पर एनम। और वर्किंग कैपिटल क्या होगा? टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ये क्लियर था? ये मैं लिखवा चुका था पिछली क्लास में। ठीक है, अब मैं आपको है ना एक एग्जांपल, अच्छा मैंने ये एक, आप ये भी लिख दो, ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू, देखो ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू, देखो आप, ड्यूरेशन ऑफ, देखो आर प्लस डब्ल्यू आई पी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। आर मतलब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड डब्ल्यू आई पी स्टोरेज पीरियड। आर प्लस डब्ल्यू आई पी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स, फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड।
और सी मतलब क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। ठीक है, तो ये अपना ओवरऑल एक ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन हो गया। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, डब्ल्यूआईपी स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेटर्स कलेक्शन पीरियड, क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? कर लिया? सबने नोट कर लिया? तो दिस इज ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। अब है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से इसको पढ़ाता हूँ। सबने नोट कर लिया ये वाला बेटा? ठीक है, सब लोग अब इधर ध्यान देंगे। देखो, ऑपरेटिंग साइकिल डेफिनेशन। वर्किंग कैपिटल साइकिल इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करता है? लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन अ कंपनी इज पेइंग फॉर मटेरियल एंटरिंग इनटू स्टॉक। मटेरियल के लिए पे किया, कहाँ एंटर किया? स्टॉक में। रिसीविंग द कैश फ्रॉम सेल ऑफ फिनिश गुड्स, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टेज इन द साइकिल। हर स्टेज में कितने दिन चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी होल्ड रॉ मटेरियल एवरेज फॉर 60 डेज। रॉ मटेरियल कितने दिन के लिए होल्ड किया मान लो? इट गेट क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर ऑफ 15 दिन। सप्लायर से कितने दिन का उधार मिला हमको? 15 दिन। प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोसेस मतलब डब्ल्यूआईपी, नीड 15 दिन। फिनिश गुड्स आर हेल्ड फॉर 30 डेज एंड 30 डे क्रेडिट एक्सटेंडेड टू डेटर। तो टोटल ऑफ ऑल दीज 120 डेज। 60, 60 क्या था बताओ? रॉ मटेरियल। 15 दिन माइनस कर दिया क्रेडिटर वाला। प्रोडक्शन प्रोसेस मतलब डब्ल्यूआईपी। 30 दिन का क्रेडिट। फिनिश गुड्स कितने दिन के लिए होल्ड किए? एंड 30 डे क्रेडिट किसको दिया हमने? डेटर को। तो टोटल वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये वर्किंग कैपिटल की साइकिल है। ठीक है, अब लिखो कॉपी में। फॉर थ्योरी रेफर पेज 9.18। नीचे आगे लिख दो, फॉर थ्योरी रेफर पेज 9.18 स्टडी मटेरियल। मैं लिखवा नहीं रहा हूं है ना ये। ठीक है, और अब आप देखो, इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन द ऑपरेटिंग साइकिल प्रोसेस कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलोज। ध्यान दो बेटा, आर, डब्ल्यू, एफ, डी और सी। आर मतलब रॉ मटेरियल, डब्ल्यू मतलब फिनिश गुड्स, डेटर और क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर। डब्ल्यूआईपी आल्सो डिराइव वर्क कॉस्ट। बोलो यहां तक कोई डाउट? नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर 365 अपॉन ऑपरेटिंग साइकिल का ड्यूरेशन। और वेरियस कंपोनेंट अब कैसे एस्टिमेट करने हैं वो ध्यान देंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को? ठीक है, अब है ना, इस चैप्टर को आगे बढ़ने के पहले मैं सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट समझाता हूँ कॉस्ट शीट का। शायद कॉस्ट शीट मेरे को लगता है कॉस्टिंग में भी सबको पढ़ना बाकी है अभी लगभग लगभग, है ना? कॉस्ट शीट सबको पढ़ना बाकी है, तो कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट समझ लेते हैं कि वो हमको इस वर्किंग कैपिटल में काफी काम आने वाला है। ठीक है ना? तो अब लिखो आगे, लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट लिखो। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। मेक टू कॉलम, particulars and amount. Make two column, particulars and amount. देखो आप, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर लिखो डायरेक्ट वेजेस, फिर लिखो डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों को ऐड करोगे, ये आएगा रिजल्ट आपका प्राइम कॉस्ट। रॉ मटेरियल कंज्यूम हमेशा क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तो प्राइम कॉस्ट लिख लिया। ठीक है, अब लिखो ऐड फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क ओवरहेड्स।
तो ये आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट समझ आया? रॉ मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, दिस बिकम प्राइम कॉस्ट। ऐड क्या? फैक्ट्री वर्क ओवरहेड, या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर ऐड ओपनिंग, अच्छा इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट बोले वर्क कॉस्ट एक ही बात है ना, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑब्लिक वर्क कॉस्ट भी कर सकते हो। ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। अभी क्या जैसे जैसे तुम करोगे ना तुमको याद हो जाएगा ये फॉर्मेट पूरा, क्योंकि हर क्वेश्चन में लगभग लगभग फॉर्मेट लगेगा ये। तो ये आ जाएगा नेट फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आया सबसे पहले, फिर ऐड किया फैक्ट्री वर्क ओवरहेड तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ऐड किया ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस किया क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो नेट फैक्ट्री ऑब्लिक वर्क कॉस्ट। फिर ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ब्रैकेट में लिखना फैक्ट्री रिलेटेड, इसको ना ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स कर दो। तो ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर ऐड finished goods, so this would be your cost of goods sold। करो फटाफट कॉपी। एस एन डी ओवरहेड और इसमें ऐड और कर दो एडमिन ओवरहेड, लिखना सेल्स रिलेटेड। नोट कर लिया? फटाफट नोट कर लो इसको। नोट कर लिया? ठीक है, अब सब लोग प्लीज ध्यान देना एक बार, देखो कैसे फॉर्मेट तुमको समझ में आया। रॉ मटेरियल कंज्यूम में डायरेक्ट वेज और डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ा तो मिला करके क्या आ गया? प्राइम मतलब मूल लागत, ये डायरेक्ट कॉस्ट हो गई अपनी। अब मैंने जोड़ा फैक्ट्री ओवरहेड और वर्क ओवरहेड तो आया ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। क्या आया? ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जोड़ा, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी घटाया तो आया नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब पता है आप एक चीज समझो, जब भी डब्ल्यूआईपी को वैल्यू करना है, यहां पर कुछ चीजें ध्यान से समझ लेना। डब्ल्यूआईपी को जब भी वैल्यू करना है जनरली अपन वैल्यू करेंगे हमेशा वर्क कॉस्ट पे। डब्ल्यूआईपी किस पे वैल्यू होगा? हमेशा वर्क कॉस्ट पे। फिनिश गुड्स या तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और डेटर कॉस्ट ऑफ सेल और सेल्स। ठीक है, तो ये मैं कुछ नोट लिखवा देता हूं, फिर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लिखो नोट करके, देखो पॉइंट नंबर 1, इफ नथिंग इज गिवन related to admin overhead, always assume it to be factory related। अगर कुछ भी गिवन नहीं है
एडमिन ओवरहेड का, तो हमेशा क्या मानो उसको, फैक्ट्री से ही रिलेट कर रहा है वो, है ना। मतलब अगर आपको एडमिन ओवरहेड को लिए कुछ भी गिवन नहीं है तो उसको क्या मानना है, हमेशा किससे रिलेट कर रहा है वो, फैक्ट्री से। मतलब ये वाला जो है ना, देखो एडमिन ओवरहेड ये वाला, अब मान लो कुछ भी गिवन नहीं है, फैक्ट्री रिलेटेड है, देखो एडमिन ओवरहेड का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं ऑफिस एडमिन ओवरहेड कर रहा हूँ, तो एडमिन ओवरहेड दो पॉइंट पे हो सकता है, या तो फैक्ट्री में भी हो सकता है या सेल्स के पॉइंट पे भी हो सकता है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा क्या मानना है उसको, सेल्स वाला हमेशा स्पेसिफाइड होगा। ठीक है, फिर लिखो, डेटर्स कैन बी वैल्यूड और सेल्स, सेल्स में क्रेडिट, डेटर कैन बी वैल्यूड एट कॉस्ट और सेल्स। देखो इफ नथिंग इज गिवन, इफ नथिंग इज गिवन, मान लो कुछ भी गिवन नहीं है, डेटर्स शुड बी कंसिडर्ड on cost of sales, but many times in questions debtors are also taken on sales. Proper note should be given for debtors. ये हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, जब बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। ये मैं आप लिख लो, फिर मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो अब है ना, अपन को ये निकालना है डेटर में कितना पैसा ब्लॉक है मेरा। सब लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने मान लो सेल्स किया, सुनना ध्यान से, मैंने सेल किया 50 लाख का, और मान लो इन गुड्स की कॉस्ट थी लेट से 45 लाख रुपए। अब बताओ सेल कितने का किया था आपने, कॉस्ट कितने की थी। तो मेरे को एक चीज लॉजिकली तुम सोच करके बताओ, मेरा पैसा रियल में कितना ब्लॉक है, 50 ब्लॉक है कि 45 ब्लॉक है। 5 तो प्रॉफिट है ना भाई आपका, जो आपको वापस चाहिए रिप्लेसमेंट के 45 तो चाहिए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेटर आर कैन बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ सेल, और भाई मेरे को प्रॉफिट के लिए थोड़ा ना पैसा ब्लॉक। आप एक चीज समझो, जैसे अज्यूम करो मैंने आपको 50 लाख में सामान बेचा, वो मैंने कितने पे खरीदा, 45 लाख। अब आपने बोला भाई हम 2 महीने बाद देंगे, तो 2 महीने के लिए मेरे को तो मेरा स्टॉक भरना पड़ेगा ना वापस। तो जब मैं बैंक से वापस फाइनेंस कराऊंगा तो 45 लाख ही तो फाइनेंस करूंगा, 50 लाख थोड़ा फाइनेंस करूंगा। तो डेटर जनरली वैल्यू किस पे होना चाहिए, हमेशा जनरली कॉस्ट पे होना चाहिए। लेकिन आगे क्या लिखा है, अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो डेटर को जनरली लेना है किस पे हमको, बट मेनी टाइम इन क्वेश्चन डेटर आर ऑल्सो टेकन ऑन सेल्स, बट क्वेश्चन सेल्स पे भी ले लेता है। प्रॉपर नोट शुड बी गिवन फॉर डेटर, हमेशा डेटर का नोट लगा दो। अब या तो क्वेश्चन जैसे आपको बोल रहा है कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल ऑन कॉस्ट बेसिस, ऐसे लाइन लिखी होगी, इसका मतलब डेटर लेना ही किस पे अपने को, कॉस्ट पे। और कुछ भी गिवन नहीं है तो भी जनरली कॉस्ट पे लो, बट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप सेल्स पे भी ले सकते हो और अपना नोट कर दो। अब क्या होता है, बहुत सी बार अपन क्वेश्चन करेंगे, आप इमेजिन करो अपने को मान लो क्वेश्चन के अंदर ये डिटेल गिवन ही नहीं है, ये डिटेल है ही नहीं। अब बताओ जो रेड से मार्क किया डिटेल नहीं है, इसका मतलब आपका सीओजीएस किसके बराबर होगा, तो फिनिश गुड्स को भी यहां ले रहे हो, डेटर को भी यहां ले रहे हो। तो ऐसे केस में क्या करता है क्वेश्चन, डेटर को किस पे ले लेता है, सेल्स पे, और फिनिश गुड्स को कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ले लिया। समझे ना बात को, क्योंकि अगर गिवन नहीं हो तो अपने नोट को बता दो भाई हमने डेटर इस पे लिया है। गेटिंग माय पॉइंट, लॉजिक समझ में आया। ठीक है, अब डब्ल्यू आई पी, डब्ल्यू आई पी को जनरली वैल्यू किस पे करना है अपने को, वर्क कॉस्ट पे।
डब्ल्यूआईपी किस वैल्यू करना है? अब है ना, आप एक चीज देखो, मैंने आपको ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर फॉर्मूला बताया, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड, फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर का पीरियड। अब इस फॉर्मूले का आप लॉजिक समझो, इतना मेरा ड्यूरेशन है ऑपरेटिंग साइकिल का, ये मेरा ड्यूरेशन है किसका? अब मैं सबसे पहले बात करता हूं पहला, कि अगर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड मान लो मेरे को डायरेक्टली गिवन नहीं है, जैसे आपको एक तो बोल दे रॉ मटेरियल में 25 दिन का है, ये तो डायरेक्ट गिवन है, या डायरेक्ट गिवन ही नहीं रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? एक चीज मेरे को बताओ, मेरे को ये चेक करना है रॉ मटेरियल कितना स्टॉक में रहता है। अच्छा मेरे को तो मैंने ऐसा बताओ, मैं आपको बताता हूँ, मेरा सेंटर चल रहा है पूरे साल में, मैंने कहा ऑन एन एवरेज मान लो मैंने कहा मेरे पास 50 बच्चे हमेशा रहते हैं। अब इसका मतलब बताओ कि मेरे पास टोटल 50 ही बच्चे पढ़ते हैं क्या? मैंने कहा एवरेज 50 बच्चे रहते हैं। नॉट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन एवरेज 50 बच्चे रहते हैं, मतलब एट द टाइम आप आओगे 50 आपको पूरे साल मिलेंगे। अब मैंने कहा अज्यूम करो मैं टोटल साल में 200 बच्चे पढ़ाता हूँ, और एवरेज कितना मेंटेन करता हूं मैं? बताओ, मतलब एक एक बैच 4 4 महीने में रोटेट होता होगा, मेरी बात समझे आप? तो रॉ मटेरियल का अगर मेरे को होल्डिंग पीरियड निकालना है, तो अब आज जैसे मान लो कोई बिजनेस है, उसके अंदर पैरेलल रॉ मटेरियल भी होगा, डब्ल्यूआईपी भी होगा, फिनिश गुड्स भी होगा, डेटर भी होगा, क्रेडिटर होगा। ऐसा थोड़ा ना कि यार रॉ मटेरियल लाए, फिर डब्ल्यूआईपी में कन्वर्ट करें, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर, फिर ये बिकेगा तब नया रॉ मटेरियल है, ऐसा होता है क्या? या कंटिन्यूस साइकिल होती होगी? ऐसा ना, मैंने आज रॉ मटेरियल खरीदा, मैंने कहा अब भैया डेटर वेटर को बाद में बात करेंगे, पहले रॉ मटेरियल को डब्ल्यूआईपी कन्वर्ट करो, फिर फिनिश गुड्स कन्वर्ट करो, फिर डेटर में आएगा। अब जब डेटर के पास, जब मैंने कहा धंधा बंद कर दो, तब रॉ मटेरियल आएगा तभी ऐसा थोड़ी ना होता है भाई, डेटर भी साथ में चल रहा है, रॉ मटेरियल भी साथ में चल रहा है, ये तो कंटिन्यूस साइकिल होता होगा ना। तो आप एक चीज समझो, जब मैं रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड निकालता हूं कि मेरे स्टॉक में रॉ मटेरियल ऑन एन एवरेज कितने दिन पड़ा रहता है, एक तो हो गया कि आपको डायरेक्टली गिवन है, ये आप लोग डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे निकालना है वो समझ लेना आप लोग। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा वो समझो। मैं फॉर्मूला लिखता हूं, टोटल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल इन अ ईयर। लॉजिक भी समझ में आ जाएगा तुमको इस फॉर्मूले का, कि साल भर में मैं कितना कंज्यूम कर रहा हूं बेटा, रॉ मटेरियल। अब कैसे निकालूंगा बताओ रॉ मटेरियल कंजम्पशन में? कंजम्पशन कैसे निकालेंगे रॉ मटेरियल, बोलो ना सर? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस इतना मैंने कंज्यूम किया, और मैं डिवाइड कर देता हूं कितना मैं एवरेज मेंटेन करता हूं। अब आप मेरी बात सुनना ध्यान से, मैंने ये बोला मैं एवरेज मान लो 50,000 का मेंटेन करता हूं एट सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे। कितना मेंटेन करके चलता हूं? मतलब मेरे हाथ में हमेशा 50,000 रहता है, और मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं एक दिन के अंदर 2,000 यूनिट का रॉ मटेरियल कंज्यूम करता हूं। हमेशा मेरे पास कितने दिन का कितने का स्टॉक रहता है रॉ मटेरियल का? हमेशा कितने का स्टॉक रहता है? 50,000। और एक दिन में खपत कितने की हो रही है मेरी? तो बताओ रॉ मटेरियल कितने टाइम में स्टॉक चेंज होता रहता है मेरा? 25-25 दिनों में। कितने में चेंज होता रहता है? अगर मैं कहता हूं मेरा दिन का कंजम्पशन कितना है, 2,000, और दिन का कंजम्पशन कैसे निकालूंगा? टोटल कंजम्पशन रॉ मटेरियल इन, ये दिन का कंजम्पशन। तो मैंने कहा आप लॉजिक समझो, मैं एक बार में कितने का स्टॉक मेंटेन कर रहा हूँ? 50,000। हर रोज कितना खपत कर रहा हूँ माल का? 2,000। तो कितने दिन में माल चेंज होता रहता है मेरे यहाँ पे? 25-25 दिनों में। समझे बात को? तो अब अगर मेरे को कभी रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, आप बोलोगे सर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ अपॉन डेली एवरेज कंजम्पशन। फॉर्मूला में लिखवा नहीं रहा, डायरेक्ट बुक में गिवन है, मैं सिर्फ समझा देता हूँ आपको, है ना, बुक में एज इट इज फॉर्मूला गिवन है। लॉजिक समझ आया फॉर्मूले का? लेकिन ये कब लगाना है? डेज गिवन नहीं हो। समझे बात को? तो आप अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, कॉपी में लिखो, फॉर फॉर्मूला रेफर पेज 9.20, पेज 9.20, फॉर्मूले को रेफर कर दो पेज 9.20। सबसे पहले रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। एवरेज कैसे निकालोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस
एवरेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, समझ आता है फॉर्मूला? टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय 365। अच्छा, डब्ल्यूआईपी का होल्डिंग पीरियड, और डब्ल्यूआईपी होल्डिंग पीरियड क्या है? एवरेज डब्ल्यूआईपी कैसे निकालोगे? एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस लाइन, एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे? भाई मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना ऊपर, चेक करो, मैंने कॉस्ट शीट के फॉर्मूले में बताया ना आपको। देखो आप कॉस्ट शीट के फॉर्मूले में बताया ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहाँ आ रही है? ये आ रही है, यहाँ दिख रही है आपको। यहाँ अपन क्या वैल्यू कर रहे हैं? डब्ल्यूआईपी। और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मान लो, तो आप फैक्ट्री कॉस्ट भी ले सकते हो। तो यू कैन टेक डब्ल्यूआईपी इधर एट फैक्ट्री कॉस्ट, और तो ये लिखो आप पॉइंट नोट करके, नोट में लिखो आप, द डब्ल्यूआईपी कैन बी टेकन इधर एट फैक्ट्री कॉस्ट or at production cost. The WIP can be taken either at factory cost or at production cost. और WIP या तो फैक्ट्री कॉस्ट पे लो या किस पे ले सकते हैं बेटा? प्रोडक्शन कॉस्ट पे। बोलो आई बात समझ में? क्लियर सबको? ठीक है, अब आगे फॉर्मूला लिखवा नहीं रहा ना, बुक में गिवन है एज इट इज। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कैसे करेंगे? प्लस अपॉन एवरेज सीओजीएस पर डे। समझ आया? सीओजीएस पर डे मैंने ऊपर निकाला है, सीओजीएस का फॉर्मूला देखो ऊपर। सीओजीएस मैंने फॉर्मेट समझाया ना, कॉस्ट शीट में चेक करो साथ में। सीओजीएस यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना सीओजीएस, देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है ना? इसी तरह अगला देखो, डेटर रिसीवेबल मतलब ओपनिंग डेटर प्लस अपॉन क्रेडिट सेल पर डे और पर डे। जनरली ऑपरेटिंग साइकिल में हर जगह क्रेडिट सेल्स ही ले रखा है, ऑपरेटिंग साइकिल में क्रेडिट सेल ले रखा है, सेकंड मेथड में कॉस्ट ऑफ सेल ले रखा है ना। तो आप भी ऑपरेटिंग साइकिल के क्वेश्चन तो सेल्स ही ले लोगे, अपना नोट क्लियर कर दो आप, तो बेस्ट है। और क्रेडिटर में क्या होगा? क्रेडिटर से क्या करते होंगे अपन? गुड्स। अब ध्यान रखना, कंजम्पशन की हो तो परचेज पे आना पड़ेगा, कंजम्पशन हो तो परचेज पे आ सकते हैं ना भाई। कंजम्पशन किसके बराबर है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, तो अगर कंजम्पशन फिगर है तो इस पे आ सकते हैं, और ये फिगर है तो इस पे आ सकते हैं। तो क्रेडिटर पेमेंट एवरेज पेबल अपॉन क्रेडिट परचेज पर डे। बोलो एनी डाउट टिल दिस पॉइंट? वापस समझाऊं? सबको क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा आपको। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एक्स वाई जेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है पेज नंबर 9.20 पे, ध्यान देंगे आप लोग। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड एंड नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर, बताओ इन्फॉर्मेशन क्या आपको डायरेक्ट गिवन है क्या? डायरेक्ट आपको कलेक्शन पीरियड गिवन है और क्रेडिट पीरियड गिवन है ना। तो ये तो डेटर का हो गया, ये क्रेडिटर का हो गया। अच्छा आप चेक करो, रॉ मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर कितना है, और एवरेज कितने का स्टॉक है रॉ मटेरियल का। तो अपन डेली एवरेज कंजम्पशन निकाल सकते हैं, 6,00,365। और क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है, नंबर ऑफ डेज कितने लेने अपने को? 360 लेने। तो आप कैलकुलेटर पे करो, 6,00,360 करो कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है? 16667। और एवरेज कितना मेंटेन कर रहे हैं अपन? तो बताओ 50,000 में अगर मैं क्या डिवाइड कर दूं, तो रॉ मटेरियल कितने दिन मेरे पास स्टॉक में रहता है? बोलो समझ में आया? करवाऊं क्या? अच्छा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईयर, ये किस चीज के लिए काम आएगा? मैंने बताया ना डब्ल्यूआईपी को अगर कुछ भी, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो, ऊपर चेक करो फॉर्मूले साथ साथ में, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। नाउ एवरेज स्टॉक कितना है डब्ल्यूआईपी का? 30,000। तो 30,000 अपॉन 5,00,000 अपॉन, तो ये अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे आ गई, और 30,000 डिवाइड करो तो डब्ल्यूआईपी कितना है बेटा? कोई दिक्कत तुम लोगों को? करवाना है क्या? बट कर जरूर लेना अपने हाथ से आके, तो देखना नहीं है, घर पे कर लेना, मैं समझा रहा हूं। अगला, अगला क्या होता है बताओ? सर रॉ मटेरियल हो गया, डब्ल्यूआईपी हो गया, अब किसका नंबर लगेगा? चेक करो,
एवरेज फिनिश्ड गुड्स स्टॉक हेल्ड, और फिनिश्ड गुड्स किस पे लेंगे चेक करो ऊपर, कॉस्ट ऑफ, यह है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 8 लाख, 8 लाख अपॉन 360 करो, 8 लाख अपॉन 360 करो, 2222। तो आप बताओ 40,000 किससे डिवाइड करोगे? 18 दिन, WIP फिनिश गुड्स का 18 आ गया। डेटर कितना गिवन है? डायरेक्ट गिवन, डेटर निकालने की जरूरत ही नहीं है। और क्रेडिटर कितना है? तो प्लस कर दें 45, माइनस कितना कर दें 30। तो आप चेक करो एंड में, डेटर गिवन है, ये गिवन है, तो नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो, 30 + 22 + 18 + 45 - 30, तो कितना आ गया ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन। मतलब अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं आज कैश से स्टार्ट करता हूं तो वापस कैश पे आने में कितना समय लगता है मेरे को? 85 डेज लगते हैं मेरे को वापस कैश तक पहुंचने में। समझे बात को? और अब क्या गिवन है, आगे पढ़ो। व्हाट इज नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर? 360 अपॉन 85, तो 4.23 इज योर नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? कोई दिक्कत? अब मान लो अपने को ये तो अपन नंबर ऑफ साइकिल इन अ ईयर, वर्किंग कैपिटल को ऑपरेटिंग साइकिल निकालने की 3 स्टेप है। पहला ड्यूरेशन निकालो, सेकंड नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर निकालो, तीसरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने साल भर के। और सुनना मेरी बात ध्यान से, जब भी वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करना है कौन से मेथड से, सबसे पहले क्या निकालना है आपको? सेकंड क्या निकालना है? साइकिल इन अ ईयर, ठीक है। थर्ड क्या चेक करो, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, और इसको इस साइकिल से डिवाइड कर दो। एक साइकिल में हमको इतना पैसे की जरूरत है क्योंकि मेरा पैसा इतने दिन ब्लॉक पड़ा है ना। अब इतने दिन पैसा ब्लॉक है, धंधा तो चलेगा ना, तो धंधा चलेगा, और इतने दिन पैसा ब्लॉक पड़ा है तो मेरे को मार्केट से इतना अरेंज करके रखना है पैसा। ये मतलब हुआ इसका। लॉजिक आया समझ में आप लोगों को? मैं फिर बोल रहा हूँ, रटना नहीं, लॉजिक समझ लो। ड्यूरेशन निकाला मैंने, इसमें ड्यूरेशन कितना निकाला 85 डेज, नंबर ऑफ साइकिल ईयर कितनी हुई। अब बताओ, जब 85 डेज मेरा पैसा ब्लॉक पड़ा रहेगा तब धंधा तो चलेगा ना मेरा। तो सैलरी लग रही है, मेरे स्टाफ का खर्चा लग रहा है, लाइट बिल लग रहा है, वो तो लग ही रहा है ना। अब मैंने कहा वो साल भर का खर्चा 5 लाख रुपए का है, तो मैंने कहा एक साइकिल में कितना पैसा चाहिए, 5 लाख अपन 4.23, तो इतना पैसा मेरे को मार्केट से अरेंज करना पड़ेगा। 85 डेज मेरा पैसा ब्लॉक पड़ा रहेगा। ये लॉजिक हुआ। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? अच्छे समझ में आ गया? तो बताओ ऑपरेटिंग साइकिल एस्टिमेशन में सबसे पहली स्टेप क्या होती है? बोलो बोलो फटाफट। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कैसे निकालते हैं? RWIP FG D माइनस क्रेडिटर्स, ठीक है। सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर कैसे निकालेंगे? 360 अपॉन ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। और थर्ड क्या करेंगे? एक्सपेंस निकालें, टोटल एक्सपेंस को डिवाइड कर देगा नंबर ऑफ साइकिल से, तो एक साइकिल में कितने पैसे की जरूरत है मेरे को वो पता लग जाएगी। ये होता है ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। लॉजिक आ गया समझ में? ठीक है। अब रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड नहीं गिवन है तो कैसे निकालेंगे? एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय, बोलो, एवरेज स्टॉक ऑफ डिवाइड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन डिवाइड बाय डेली एवरेज। एवरेज स्टॉक कैसे निकालेंगे? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 डिवाइड बाय डेली एवरेज। WIP कैसे निकालेंगे? बोलो, एवरेज WIP, एवरेज अपॉन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड कैसे निकालेंगे? एवरेज फिनिश गुड्स अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। डेटर कैसे निकालेंगे? एवरेज डेटर अपॉन क्रेडिट सेल्स पर डे। और क्रेडिटर कैसे निकालेंगे? एवरेज क्रेडिटर अपॉन परचेज पर डे। बोलो आई बात समझ में? वापस समझाऊं? समझ आ गया? ठीक है, अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। अनसॉल्व क्वेश्चंस पे आ जाओ इसमें। चलो देखो ध्यान दो, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 9.116। अनसॉल्व क्वेश्चन 1 पेज नंबर 9.116 कर लेते हैं एक बार हम लोग, है ना ये। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फोरकास्टेड बाय आर लिमिटेड फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ये इंफॉर्मेशन गिवन है। रॉ मटेरियल का आपको ओपनिंग बैलेंस 45 है, क्लोजिंग बैलेंस 65 है। WIP का ओपनिंग 35-51, फिनिश गुड 60-70, रिसीवेबल 112 135, पेबल 68-71। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सारा उधार पे खरीदा अपन ने 400। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, COGS गिवन है, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट गिवन है, एनुअल सेल्स और क्रेडिट 1 ईयर में भी टेकन 3 कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले मेरे को बताओ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन COGS गिवन है। अच्छा, अपने को रॉ मटेरियल इनका होल्डिंग पीरियड गिवन है क्वेश्चन डायरेक्ट या निकालना पड़ेगा?
निकालना पड़ेगा। तो लिखो सबसे पहले फर्स्ट, देखो नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इक्वल्स टू, क्वेश्चन ओपन करके रख देना आप लोग है ना एक बार अपने पास। आप क्वेश्चन ओपन कर लेना, मेरे को हटाना पड़ेगा ना ऐसे। आप पीडीएफ ओपन कर लो क्वेश्चन का। लिखो आप क्वेश्चन नंबर 1, देखो ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल टू आर प्लस डब्ल्यू आई पी प्लस फिनिश गुड्स प्लस डी माइनस सी। देखो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इक्वल टू, नाउ व्हाट इज योर एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा आप है ना अगर देखोगे तो फिगर सारे लैक्स में, ध्यान रखना क्वेश्चन में आपको रुपीज इन लैक्स 7 लैक्स में राउंड ऑफ रहने देते हैं, अनलेस इसको 50 लाख पूरा मत 65 लाख पूरा मत लिखो है ना। तो 65 प्लस 45/2, ठीक है। और कंजम्पशन तो नीचे लिखो रॉ मटेरियल कंज्यूम इक्वल टू प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। नाउ व्हाट इज योर ओपनिंग स्टॉक, व्हाट इज योर परचेज एंड व्हाट इज योर क्लोजिंग स्टॉक। निकालो कितना आ रहा है, 65 प्लस 400 माइनस 45, कितना है ये। तो बताओ इसको डिवाइड किससे करूं, अपॉन 360 दिन लेने, नंबर ऑफ डे 365 मानना है, इस क्वेश्चन में गिवन है एक क्लियर लाइन, 365 मानना है। निकालो ये कितना आ रहा है, ये समझ आया ना ऊपर वाला। ये तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन। निकालो कितना आया, कितना आ रहा है ये बताओ। 40, 48 कर दें इसको अप्रोक्सीमेट, 48 डेज कर देते हैं इसको है ना, अप्रोक्सीमेट राउंड ऑफ कर दो 47.7 एंड 48 डेज। थोड़ा सा फटाफट करो ना। अगला लिखो डब्ल्यू आई पी होल्डिंग पीरियड, एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी अपॉन डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज द एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यू आई पी, 51 प्लस 35/2 एंड डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है 450। ये निकालो कितना आ रहा है, लॉजिक समझ आया फॉर्मूले का। कितना है ये, तो तू तेरा कैलकुलेटर कहाँ है, बिंदु तेरा कहाँ है, कैलकुलेटर कहाँ है, अरे घर पे क्या कर रहे हैं। 35 ले लो, थोड़ा फुर्ती रखो। अगला फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, अब क्या होगा, एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अपॉन डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ। नाउ व्हाट इज योर एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स बेटा, देखो चेक करो 70 अपॉन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 525 है। निकालो कितना आ रहा है, 45 डेज ले लो इसको, ये अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ ना मैं।
क्लियर? नाउ व्हाट इज योर एवरेज डेटर्स? 135 प्लस व्हाट इज योर सेल्स? कितना आ रहा है डेटर कलेक्शन पीरियड? व्हाट इज योर कलेक्शन पर निकालो फटाफट कितना आया। ये डेटर कलेक्शन पीरियड हो गया। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितने थे? 71 अपॉन परचेज कितने की, रॉ मटेरियल की 400 की है। 400 अपॉन कितना आ रहा है? 60 41 डेज, 63.4 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया? इसको वापस करना जा करके। तो अब ऑपरेटिंग साइकिल ड्यूरेशन, अब क्या करो बेटा, इन सबको जोड़ दो। रॉ मटेरियल कितना निकाला अपन ने? कितना था रॉ मटेरियल ऊपर? 48 प्लस WIP कितना था? 35 प्लस फिनिश गुड्स कितना आया? 45। कितना आ रहा है ये? 141 का आ रहा है ना, 142 कर देते हैं अप्रोक्सीमेटली, है ना। 95 आ रहा है, 142 डेज। तो देखो ध्यान दो, देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पहली क्या थी? नेट ऑपरेटिंग साइकिल को निकाल लिया अपन ने, अभी निकाला ना 142 डेज। अब सेकंड क्या पूछा है? तो लिखो नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर इक्वल्स टू, कितना आया? 2.57। और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, अब देखो तुम एक मिनट इधर देख लेना, फिर कॉपी बाद में कर लेना, एक बार इधर देख लो। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिख रही है 325। अच्छा, इसमें कभी है ना डेप्रीशिएशन इंक्लूड हो मान लो, तो डेप्रीशिएशन के लिए वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना है क्या मेरे को? मान लो डेप्रीशिएशन है, तो क्या डेप्रीशिएशन नॉन कैश है ना, उसके लिए कौन सा पैसे की जरूरत है? तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट मान लो डेप्रीशिएशन इंक्लूड करके, तो आपको वो माइनस करना पड़ेगा। यहाँ तो कुछ गिवन ही नहीं है अपने को। आप फॉर्मूले में देखना, मैंने लिखवाया था टोटल कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट। कैश मतलब इसके अंदर वर्किंग कैपिटल के अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट में डेप्रीशिएशन करो, उसको एक्सक्लूड कर दो, तो क्या करे बताओ? 325 किससे डिवाइड कर दें? डिवाइड बाय 2 पॉइंट, कितना आया बताओ? 41 लाख। मतलब मेरे को इतने वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, मतलब इतना पैसा मेरे को बाहर से व्यवस्था करनी, ये मतलब हुआ, ताकि बिजनेस में सफर नहीं हो। मतलब एक साइकिल मेरे को इतना पैसा बाहर से अरेंज कर लेना है। बोलो आई बात समझ में? कोई दिक्कत? क्लियर है? अब मैं ना आपको इस पैटर्न का एक ग्रुप के अंदर एग्जाम का क्वेश्चन नंबर डाल दूंगा मैं,
वो चेक करके 2 क्वेश्चन है एग्जाम के ऑपरेटिंग साइकिल के आए हुए हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी, तो आप फिर वो क्वेश्चन होमवर्क करके आ जाना एक बार, ठीक है ना। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल पहला मेथड कंप्लीट है अपना पूरा, है ना, समझ में आ गए। इन 2 क्वेश्चन को वापस कर लेना जा करके, और 2 क्वेश्चन और भेज रहा हूँ मैं अभी आपको, है ना, वो 2 और करके आ जाना, ठीक है। कल से हम लोग करेंगे करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाला मेथड, ठीक है ना। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।